मैं एफएम रेडियो सुन रहा था, तो उसमें जब उन्होंने अपना प्रोग्राम वाइंड अप किया तो उसमें जाते जाते उन्होंने एक छोटी सी कोटेशन बोली। कोटेशन का एक तरीका डायलॉग था। उसमें उन्होंने ये बोला कि जिंदगी में लोग आप लोगों को चाहेंगे आप लोग जिंदगी में अच्छा करो, पर लेकिन ये कोई नहीं चाहेगा कि आप लोग उनसे ज्यादा अच्छा करो। ये बिल्कुल वही लाइन है जो 3 इडियट में बोली गई थी कि जब आप लोग जिंदगी में अच्छे खासे नंबर से पास हो जाते हैं तो दोस्त खुश होते हैं, पर लेकिन जब अगर आप लोग उनसे ज्यादा नंबर ले आते हैं तो फिर उनको दुखी होती है। एक तरीके से ये रियलिटी है सोसाइटी की, या फिर ह्यूमन टेंडेंसी आप लोग बोल सको। तो असली मजा जिंदगी में तभी है जीतने का जब हर एक इंसान आप लोगों को हराने के पीछे पड़ा हो। हर एक इंसान इंतजार कर रहा हो कि ये किस दिन आएगा घुटने टेक कर और बोलेगा यार मेरे से नहीं हो पाया। और जब ये इंसान ये बोलेगा वो असली मजा होगा जिंदगी जीने का। उस दिन फील कराया जाएगा इस इंसान को कि इसने जिंदगी में कुछ नहीं किया है। उस दिन इसकी बेइज्जती करेंगे दबाकर। और इसी तरीके के आप लोग के आसपास भी दुनिया भर के लोग बैठे होंगे अपनी आंखें गिद्ध की तरह लगाकर कि इस इंसान का कोई एग्जाम ना निकल जाए। वो आप लोगों को हर एक कोशिश करेंगे आप लोगों को परेशान करने की, आप लोगों को टेंशन देने की, आप लोगों को इरिटेट करने की, ताकि आप लोग एग्जाम निकाल सको। पर लेकिन यही एक मौका होता है जब आप लोग अपने आप को दिखाना होता है इस दुनिया को कि हाँ आप लोग कुछ भी क्यों ना कर लो, कितने भी कंकड़, कितने भी कांटे, कितने भी पत्थर हमारे रास्ते में आप लोग क्यों ना फेंक लो, पर लेकिन हम अपने मुकाम तक पहुंच कर ही रहेंगे। और जिस दिन आप लोग मुकाम पर पहुंच जाओगे सबसे पहले वही आप लोगों के सामने बाहें फैलाकर खड़े होंगे कि हाँ हमको पता था कि ये बहुत कुछ करने वाला है। वही नहीं 3 इडियट वाला डायलॉग, मुझे पता था तुम एक दिन बहुत कुछ बड़ा करोगे, जहां पना तुसी करोट हो। फिर वही बोलेंगे कि तोहफों कबूल करो। तो यार जिंदगी में ना कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है, इंसान को ना अपने बल पे कमाना पड़ता है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि कोई फ्री में आप लोग की झोली में आप लोग की जॉब लाकर डाल देगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आप लोगों को इसके लिए भी रेस लगानी पड़ेगी। वही 3 इडियट का डायलॉग है ना कि अगर आप लोग रेस में दौड़ोगे नहीं तो जो स्पम की बात की गई उसमें स्टार्टिंग में कि मिलियंस ऑफ स्पम के साथ में रेस लगानी पड़ती है, तब जाकर वहां से जीवन स्टार्ट होता है। तो वहीं से ही इंसान की रेस स्टार्ट हो जाती है। और यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, जो फिटेस्ट होगा वही सर्वाइव करेगा, यानी कि जो उस पर्टिकुलर माहौल में ढलने के लिए तैयार रहेगा वही सर्वाइव करेगा। वरना दबाकर कुचलकर पता नहीं कहां फेंक दिए जाओगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये इंसान इस दुनिया में था भी या फिर नहीं था। अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोग कहां पर पहुंचना चाहते हैं। एक इंसान है उसका सिलेक्शन हो गया किसी पर्टिकुलर जॉब में, वो वहां पर सेटिस्फाई हो गया कि हाँ जिंदगी बढ़िया चल रही है। एक इंसान है नहीं सेटिस्फाई हो गया, उसे नहीं सेटिस्फेक्शन आ रहा है उस जॉब से, उसने आगे लगकर तैयारी करी, एक नेक्स्ट पोस्ट के लिए पहुंच गया। पहले बी ग्रेड की जॉब पे था, अब वो ए ग्रेड की जॉब पर आ गया। तो इस तरीके से वहां पर उस इंसान ने खुद ने डिसाइड किया है कि ये पसंद नहीं आ रही है, अब आगे बढ़ना है। एक को सेटिस्फेक्शन हो गया, तो अब आप लोगों को डिसाइड करना होगा कि आप लोगों को कहां सेटिस्फाई करना है अपने आप को जाकर। तो ये होती है जिंदगी। अगर आप लोग स्टार्टिंग में ही सेटिस्फाई कर बैठ जाएंगे तो जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमेशा जिंदगी में, वही मूवी का डायलॉग, हमेशा जिंदगी में आप लोग के कोमा होने चाहिए, कभी फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए अगर रियलिटी में एक शानदार जिंदगी जीना चाहते हो तो। अपनी जिंदगी को ना अपनी मर्जी से जीने के लिए इंसान को कीमत देनी पड़ती है, ये रियलिटी है सोसाइटी की। अगर आप लोगों ने ये जो मूवी आई थी अभी मिस इंडिया अगर देखी हो, उसमें वो लड़की रहती है, वो लड़ जाती है सबके साथ में पर अपना सपना पूरा कर छोड़ती है। अगर रियलिटी में आप लोगों को भी सपना पूरा करना है तो उसके लिए आप लोगों के अंदर ऐसा जज्बा, ऐसा जुनून होना चाहिए, तभी आप लोगों को चीज मिलेगी। अगर आप लोगों को लग रहा है कि बस चल रही है जिंदगी ऐसे ही काम हो जाएगा, तो नहीं होने वाला है यार। थोड़ा सा अपने आप को सीरियस कीजिए और अपने काम को ढंग से सीरियस लेकर चलिए, ठीक है। जो चीजें पढ़ाई जाती हैं, बताई जाती हैं, उनका अच्छे से रिवीजन कीजिए, तभी चीजें जो है ढंग से आप लोग अचीव कर पाएंगे। 2 वीडियो रेगुलर अगर आप लोग देख पाते हो तो इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि क्वेश्चन जो आएंगे करंट अफेयर के, उसमें आप लोगों का सर नहीं झुकने दूंगा। बाकी का जो भी चीजें आप लोग तैयार कर रहे हैं उसके ऊपर आप लोग अच्छे से पकड़ रखिए। ये चीजें आप लोग एक तरीके से मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं इस चीज को लेकर कि हाँ कभी भी आप लोगों को इस चीज में अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। अगर रेगुलर ये वीडियो सुन रहे हैं और रेगुलर आप लोग रिवाइज कर रहे हैं चीजों को, तो ये चीजें थोड़ा सा अच्छे से एंजॉय कीजिए, फिर काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। तो टकटकी लगाकर वीडियो देखिएगा, काफी कुछ शानदार इस वीडियो में आप लोगों को जानने को मिलने वाला है। पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं क्या क्या हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। सबसे पहले बात की जा रही है अभी रिसेंटली हमारी कंट्री में एक मिनिस्ट्री बनाई गई जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। तो ये जो क्रिएट की गई मिनिस्ट्री, तो ये एक विजन को रियलाइज करेगी। वो विजन क्या है, यहाँ पर बात की जा रही है, यहाँ पर बेसिकली एक पर्टिकुलर विजन के बारे में। तो वो विजन आप लोगों को बताना है, ठीक है, कि वो विजन क्या है। इसका स्टार्टिंग का जो शब्द है यहाँ पर ये सहकार, ठीक है। तो इसको पूरा आप लोगों को करना है, जब डिस्कस करूंगा तो डिटेल में बताऊंगा। हमारी कंट्री में रिसेंटली अभी एक पर्टिकुलर चेंज कर एग्जाम कंडक्ट कराने के पैटर्न में, तो एक NRA ये एक ऑथोरिटी बनाएगी जो कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कंडक्ट कराएगी, किसके लिए, ये बी ग्रेड और सी ग्रेड के एग्जाम के लिए, सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है उसके लिए। तो यहां पर आप लोगों को ये बताना है ये NRA क्या है।
इसके बारे में अभी रिसेंटली ये न्यूज में इसके बारे में समझेंगे। ये रिसेंटली अभी इंप्लीमेंट होना था 2021 में, पर लेकिन कोविड-19 ने जो है वो सारे जो प्लान थे उन पर पानी फेर दिया, तो अभी इसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बात की जा रही है यहाँ पर व्हाइट फ्लैग कैंपेन के बारे में। व्हाइट फ्लैग कैंपेन ये किस कंट्री में चलाया जा रहा है अभी रिसेंटली? ये बेसिकली जो लोग बिल्कुल खत्म हो चुका है, जिनके घर में पैसा कोविड-19 के चलते घर में जॉब नहीं बची है, खाना नहीं बचा हुआ है, उन लोगों के द्वारा ये व्हाइट फ्लैग कैंपेन चलाया गया। तो डिटेल में जानेंगे ये क्या कैंपेन है, कहां पर है, लोकेशन क्या है। तो जो बात कर रहा हूं उसके बारे में जो कोई पर्टिकुलर लोकेशन होगी तो उसको भी हम लोग समझेंगे। अभी रिसेंटली बात करें हमारी कंट्री के जो इंडियन आर्मी चीफ जिनका नाम है मनोज नरवाने, ठीक है, तो ये रिसेंटली अभी एक कंट्री की विजिट पर गए और उनके द्वारा इंडियन आर्मी मेमोरियल वहां पर इनोग्रेट किया गया। तो ये कंट्री कौन सी है? तो काफी इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से तो रिसेंटली पूछे भी जा सकते हैं। अगर आप लोग चाहें, अगर इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है किसी पर्टिकुलर उस एरिया के बारे में, तो ये पॉइंट भी आप लोग वहां पर मिलिट्री रिलेशन भी, एक डिफेंस रिलेशन भी ऐड कर सकते हो। देखिए रिसेंटली अभी यहाँ पर बात की जा रही है पर्टिकुलर एक मुद्दे के बारे में। ये जो मुद्दा है ये महात्मा गांधी जी से रिलेटेड है और बात की जा रही है किताब के बारे में जो कि लिखी गई थी गांधी एंड एनार्की, यानी कि गांधी और अराजकता। तो ये किताब लिखी गई थी 1922 में। ये किसके द्वारा लिखी गई थी आप लोगों को बताना है। मैं आप लोग क्यों बोल रहा हूँ इसके बारे में, ये रिसेंटली अभी न्यूज में आ गई है क्योंकि अभी इसके ऊपर एक मूवी बनाने की बात की जा रही है, ठीक है। तो करण जौहर साहब जो है वो मूवी बना रहे हैं इसके ऊपर। तो ये कंट्रोवर्सी अभी सामने आ गई है। ये कंट्रोवर्सी क्या थी वो आप लोगों को बताऊंगा, तो हिस्ट्री का पोर्शन भी आप लोगों का कवर होगा यहाँ पर, ठीक है। अभी बात करें G20 की जो मीटिंग है यहाँ पर, उसके फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हो रही है। तो ये जो मीटिंग हुई है इसमें डिस्कस किया जा रहा है कोविड-19 को कैसे टैकल करना है, ठीक है, कैसे ग्लोबल इकोनॉमी को फिर से पाथ पर लेकर आना है। तो ये G20 की जो फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग है ये किसके द्वारा होस्ट की गई? इंपॉर्टेंट बात ये याद रखिएगा, G20 की जो अभी मिनिस्टर होगी, जो यहाँ पर जो मीटिंग होगी बेसिकली जिसमें लीडर आएंगे कंट्री के, वो अक्टूबर के महीने में होगी। तो यानी कि अभी मैं आप लोगों से जुलाई के महीने में जो करंट अफेयर डिस्कस कर रहा हूं, इसका रिवीजन आप लोगों को फिर से अक्टूबर के महीने में भी देखने को मिलेगा जब G20 की मीटिंग होगी। और इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कि G20 की मीटिंग 2022 में कहां होने वाली है, 2023 में कहां होने वाली है, 2024 में कहां होने वाली है और 2020 में कहां पर हुई है, और 21 की तो मैं डिस्कस करूंगा ही। तो ये सारी बातें भी आप लोगों से डिस्कस करूंगा। इंपॉर्टेंट बात देखिए यहां पर यह, अगर आप लोग रेगुलर जो डिस्कशन सुनते हैं, अब 2024 में जो मीटिंग होने वाली है उसका अभी अगर आप लोगों ने सुन लिया, ठीक है, तो अगर कोई अभी से जैसे मान लीजिए कोई आगे 2024 में पेपर देने वाला है, ठीक है, तो उसको पता रहेगा। इस तरीके से डॉट कनेक्ट होते चले जाते हैं, ठीक है। पास्ट की मीटिंग में क्या क्या हो रहा है उसको ये पता रहेगा। एक बच्चे के द्वारा बोला गया कि सर अभी मैं ग्रेजुएशन में हूं, क्या मुझे अभी मैं ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हूं, क्या मुझे अभी आपकी वीडियो देखने स्टार्ट करना चाहिए? यार बहुत फायदेमंद रहेगी। आपके कॉन्सेप्ट ऐसे बन जाएंगे जब तक आप लोग एग्जाम देने की तैयारी करोगे, उस टाइम तक आप लोगों के हाथ में सारी चीजों के कॉन्सेप्ट पकड़ में होंगे, ठीक है। उस टाइम पर आप लोगों को नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और नोट्स तो कभी नहीं बनाने चाहिए अगर आप लोग अभी स्टार्टिंग के फेज में हो। नोट्स हमेशा आप लोगों को कम से कम 1 या 2 रीडिंग करने के बाद बनानी चाहिए। अगर स्टार्टिंग में नोट्स बनाने बैठ जाओगे तो आप लोग नोट्स नहीं बनाओगे, पूरी की पूरी किताब छाप दोगे, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो, कुछ पता ही नहीं है। तो हमेशा नोट्स जो है चीजों को 1 या फिर 2 रीडिंग देने के बाद में ही नोट्स के बारे में आप लोगों को सोचना चाहिए, ठीक है। तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। तो अभी यहां पर 2024 में क्या मीटिंग होगी उसके बारे में भी जानेंगे। बात की जा रही है यहां पर दीक्षा प्लेटफॉर्म के बारे में। ये एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक तरीका ढांचा है जो कि टीचर को बेसिकली प्रोवाइड कराया गया। तो इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है, क्यों न्यूज में है, तो अभी समझेंगे डिटेल में इसके बारे में भी। अभी रिसेंटली एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, उसने हमारी कंट्री को 500 मिलियन का लोन दिया है, ताकि जो इनफॉर्मल सेक्टर है, जैसे कि अगर बात करें इनफॉर्मल सेक्टर नॉर्मल तरीके से, जैसे कि ठेला लगाने वाले, रेडी लगाने वाले, या फिर नॉर्मल छोटे छोटे जो मीडियम लघु उद्योग होते हैं, जिसको एमएसएमई सेक्टर बोलते हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बेसिकली कोशिश की जा रही है। कोविड-19 के चलते काफी ज्यादा डिस्ट्रेस में चीजें चल रही हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट ये न्यूज होगी यहाँ पर। इसके बारे में हम लोग डिटेल में चीजें समझेंगे काफी। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग एंजॉय करोगे इस लेक्चर को अगर टकटकी लगा कर देखोगे तो, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, आप लोगों के बहुत सारे मेल आए, कल जो बात हुई थी बेसिकली हम लोगों की, तो देखिए वो छोटी सी, यार देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे आप लोगों पर गुस्सा आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। वो बेसिकली एक ऐसा था कि इंसान ना जब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर मेहनत करता है और फिर उसको उस चीज़ का उस तरीके का रेस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो इंसान को अपने ऊपर गुस्सा आता है कि ऐसा क्यों कर रहा है वो, ठीक है। तो बस एक तरीके का ऐसा नहीं बोल सकते मुझे आप लोगों पर गुस्सा था, बस ऐसा था कि हाँ वो नहीं कि इंसान जो है अब बोलकर बातें कुछ मन हल्का हो गया, ठीक है। ऐसे मुझे कोई दिक्कत नहीं यार, मैं पढ़ा तो रहा हूँ आराम से, मैं इस चीज़ को एंजॉय करता हूँ। रियलिटी में मैं इसको इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि मैं कोई दान धर्म कर रहा हूँ, मैं आई एम एंजॉइंग दिस ऑल, जो चीज़ें चलती हैं तो मुझे अच्छा लगता है। जब भी किसी का एक सिलेक्शन होता है ना, उसमें एक अलग सी एनर्जी सी आती है। ऐसा लगता है कि देखो कहीं पर भी इंसान पैसे कमा सकता है आराम से, पर ये चीज़ एक ऐसी चीज़ होती है, ये आप लोग करोगे तो ही फील कर पाओगे। इनको मैं आप लोगों को बोलता हूँ करो करो, पर लेकिन रियलिटी में सोचो कोई पर्सन आपके पास में आया और उसने बोला कि ये जिंदगी में मैंने ये मुकाम अचीव किया है और आपने भी इसमें एक रोल प्ले किया है,
सोचो कि आपके अंदर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हाँ यार, एक इंसान की जिंदगी में तुमने रोल प्ले किया है और वो इंसान कई इंसान की जिंदगी में रोल प्ले करने वाला होता है। इस चीज को किसी चीज के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते यार। कोई हीरा भी देखना आप लोगों को लाके और आप लोग बोलो कि यार ये वाली फीलिंग है, वो फीलिंग होती है बेसिकली, ठीक है। फीलिंग किसी भी चीज के साथ में खरीदी नहीं जा सकती, थोड़ी देर के लिए पैसों से उसको जनरेट किया जा सकता है, वाह वाह पैसा पैसा चिल्ला रहा है आदमी, ठीक है। पर लेकिन रियलिटी में जो खुशी होती है वो पैसों से खरीदी नहीं जा सकती, पैसों से आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है। और आवश्यकता की पूर्ति अगर इंसान की हो रही है तो मुझे नहीं लगता कि और किसी चीज की जरूरत है, फिर तो अपनी जिंदगी को एंजॉय करो। और मैं वही कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर किसी को भी बुरा लगा तो उसके लिए सॉरी, ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल अच्छे से एंजॉय करो। मैं भी अच्छे से एंजॉय कर रहा हूँ चीजों को, मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं। लगभग 800-900 के करीब कमेंट आ गए, लगभग 200-250 रेगुलर मेल आते हैं, 500-550 के करीब मेल आ गए, इतना प्यार। रियलिटी में यार यही तो चीजें हैं जिसकी वजह से मैं यहाँ पर हमेशा आप लोगों के लिए एक तरीके से तत्पर रहता हूँ चीजों को करने के लिए। यही है वो चीज जो आप लोग बोलते हैं ना, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन कहाँ से आता है, यही एक चीज है जो हमेशा मोटिवेट किए रखती है। बस आप लोग अच्छे से अपना एग्जाम निकालिए और सिलेक्शन लीजिए, फिर जिंदगी को अच्छे से एंजॉय कीजिए। बस यही एक सपना है, जहां पर भी आप लोग जाओ वहां पर देश में तरक्की करने का बस एक वो है कि थोड़ा सा अपना योगदान जरूर करना, ठीक है। आगे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे इंपॉर्टेंट जो अभी रिसेंटली ये न्यूज है, हमारी कंट्री में जो यूनियन मिनिस्टर है जितेंद्र सिंह, इनके द्वारा यहाँ पर अभी बोला गया कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो जिसको सीईटी बोला गया था, ये जो भी जॉब एस्पायरेंट है इनके जिनको एग्जाम के लिए कंडक्ट कराया जाएगा, पर्टिकुलर एग्जाम के लिए ये जो टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, तो ये पर्टिकुलर टेस्ट जो कंडक्ट कराने की बात की गई थी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बेसिकली इसके लिए मुहिम चलाई गई थी कि यार कोई ना कोई एक ऐसा एग्जाम होना चाहिए जो यहाँ पर नॉर्मल तरीके से जो एग्जाम हो रहा है देश के अंदर उनको एक ही एग्जाम के थ्रू कंडक्ट कराया जा सके, ठीक है। तो उसके चलते जैसे एसएससी के हो गए, रेलवे के हो गए, ठीक है, या फिर बोर्ड के एग्जाम हो गए, या फिर जो यहाँ पर बात करें जो एसएससी है ना, जैसे कि एसएससी हो गया, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हो गया, या फिर जो आईबीपीएस हो गया, इनके सबके अलग अलग होते हैं। एसएससी करवाता है एसएससी के, इसके रेलवे के द्वारा किए जाते हैं, या फिर बैंकिंग के आईबीपीएस के द्वारा कराए जाते हैं। क्यों ना इनका कॉमन ही एक टेस्ट करा लिया जाए। तो उसके चलते यहाँ पर ये बेसिकली प्रोविजन रखा गया, एक ही ऑथोरिटी यहाँ पर काम करे, और उस ऑथोरिटी का नाम है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को बेसिकली बनाया गया ताकि हमारी कंट्री में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को कंडक्ट कराया जा सके और यहाँ पर पर्टिकुलर पर्सन की कैपेबिलिटी को देखा जा सके। तो ये जो है पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट है इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, तो ये यहाँ पर काम करेगा ताकि इजी किया जा सके रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को, ठीक है। तो उसके चलते यहाँ पर यूनियन कैबिनेट के द्वारा इसको अप्रूव कर दिया गया। और ये देखिए ऐसा नहीं कि ए ग्रेड के एग्जाम के लिए जो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराते हैं उनके लिए काम करेगा, नहीं, ये बी ग्रेड और सी ग्रेड के लिए जो एग्जाम होते हैं उनके लिए यहाँ पर काम करने वाला है। जैसे नॉर्मल तरीके से देखो तो एसएससी जो है या आईबीपीएस जो है, जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, ये सारे बी और सी ग्रेड के एग्जाम आप लोग ये कंडक्ट कराते हैं। तो ए ग्रेड के एग्जाम नहीं, यहां पर बी और सी ग्रेड के लिए बेसिकली ये ऑथोरिटी लाई गई, ठीक है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, एक पर्टिकुलर पर्पज इसका ये था जो कि काफी पसंद आया पर्सनली मुझे, कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, देश के हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहां पर कम से कम एक सेंटर होना चाहिए, ठीक है। अब देश के अंदर डिस्ट्रिक्ट कितने हैं ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। उससे क्या होगा कि लोगों को दूर नहीं जाना पड़ेगा, अपने ही बेसिकली जो उनका जिला रहेगा उसमें वो अपना एग्जाम दे पाएंगे। तो ये इसके पीछे बेसिक पर्पस था, ठीक है। तो मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा आप लोग बताइए। आगे चलते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। अभी हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेट जो यहाँ पर कोऑपरेशन क्रिएट की गई, तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन क्रिएट की गई इसके चलते काफी ज्यादा न्यूज में आ गई है। तो यहाँ पर ये कोऑपरेशन का बेसिकली होता क्या है, ये कोऑपरेटिव क्या होती है, बेसिकली किस तरीके से काम करती हैं। जैसे मैंने आप लोगों को उदाहरण भी दिया था, जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स में जैसे कि एक परिवार यहाँ पर ही हो गया, एक परिवार यहाँ पर ही हो गया, एक परिवार ही हो गया, एक परिवार ही हो गया, ठीक है। इन्होंने इकट्ठा करके यहाँ पर पैसे डाले, कोई 2 लाख, कोई 3 लाख, कोई 4 लाख रुपए डाल रहे हैं। फिर यहाँ पर ये जो बैंक है क्या कर रहा है, इनको यहाँ पर कभी रेलवे प्रोजेक्ट के लिए दे रहा है, किसी को यहाँ पर ये बांध बनाने के लिए दे रहा है, कोई यहाँ पर और कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो इसने सब जगह पैसे दे दिए। तो यहाँ से जो भी ये पैसा आएगा रिटर्न होकर जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट जो है वो सब में बांटा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कोऑपरेटिव जो है वो काम करती है। एक तरीके से ये सहकारिता का एक तरीका ये फंडा है जिसके चलते सबको फायदा होता है। ये जो आप लोगों ने अमूल दूध वगैरह ये सारी चीजें देखी है, तो इसमें सबको फायदा मिलता है। तो इसके चलते अभी एक मिनिस्ट्री बनाई गई है यहाँ पर जो अभी क्रिएट की गई 2021 में, और ये किसके अंडर में, ये अमित शाह जी यानी कि होम मिनिस्ट्री के साथ में इसको रखा गया है। तो इसका जो बेसिकली विजन है ये है यहाँ पर सहकार से समृद्धि, ठीक है। तो एक तरीके से समृद्धि के ऊपर फोकस किया जा रहा है ताकि हर एक इंसान के पास में कुछ ना कुछ फायदा पहुंचे। तो यहाँ पर किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पर बेसिकली चीजें होनी चाहिए, लीगल क्या है, पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या है, उन सबको एक स्ट्रेंथ देगा यहाँ पर ये, ताकि कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है कंट्री में वो आगे बढ़कर चल सके। इसी के साथ में यहाँ पर
ये बेसिकली लोगों का ये मूवमेंट है, क्योंकि लोगों को डायरेक्ट फायदा पहुंचता है। प्राइवेट कंपनी में क्या रहता है, प्राइवेट कंपनी में प्रॉफिट मिलता है पर्टिकुलर पर्सन को, ठीक है, बाकी का सबको सैलरी मिलती है, ठीक है, तो उनकी सैलरी फिक्स रहती है। भले ही कंपनी नुकसान में जा रही है तो नुकसान झेलेगा मालिक, और फायदे में जा रही है तो फायदा झेलेगा मालिक, ठीक है, पर लेकिन जो पर्टिकुलर पर्सन काम कर रहे हैं उनको सैलरी मिलेगी, तो उनकी सेहत पर इससे कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि हाँ, कि जब ज्यादा ही डूबने लगी है कंपनी, तो फिर वो क्या करेगा, उसको कंपनी में जॉब से निकाल सकता है, ठीक है, पर लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन की सैलरी, वो ये नहीं बोलेगा कि यार अब तक तो मैं तुमको 50,000 दे रहा था, अब तुम ना 25,000 में काम कर लो, ठीक है, वो कोई अलग ही कंडीशन बन गई कोरोना टाइप की, तो एक अलग बात है, वरना नॉर्मली ऐसा आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। तो यहां पर कोऑपरेटिव में क्या होता है, उनको प्रॉफिट मिलता है तो घटता बढ़ता रहता है, तो कोऑपरेटिव में सब मिलकर जोर लगाते हैं। तो यहां पर बॉस काम करते हैं कंपनी के अंदर, कोऑपरेटिव में लीडर काम करते हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। हमारी कंट्री में अगर कोऑपरेटिव के बारे में बात करिए तो 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 2011 में। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान से सुनिएगा। जब भी कोई भी एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो ना, तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठा करो, ठीक है। अगर एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे तो फिर आप लोग नॉर्मल सुन लो, नॉलेज के लिए अगर सुन रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन एग्जाम के लिए सुन रहे तो कॉपी पेन लेकर जरूर बैठा करो, ये सजेशन है, ठीक है। फंडामेंटल राइट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा आर्टिकल जो 19 है, उसके अंदर जब आप लोग जाएंगे 1 के अंदर, जब सी के अंदर आप लोग जाएंगे तो तो बात की जा रही है राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स, तो वहां पर भी बात की जाती है कि आप लोग कोऑपरेटिव यानी कि सहकारिता के ऐसे ढांचे आप लोग तैयार कर सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर जब जाएंगे आप लोग, आर्टिकल 43 के अंदर जाएंगे, तो 43 का जो बी है वहां पर भी इसके बारे में बात की जा रही है। इसी के साथ में आप लोगों को पंचायत, म्युनिसिपैलिटी और यहां पर कोऑपरेटिव्स के लिए अलग से पार्ट भी बनाया गया है, पार्ट 9th बी, तो ये आप लोग याद रखिएगा। पार्ट 9th जो है वो पंचायत के बारे में, पार्ट 9th ए जो है वो म्युनिसिपैलिटी के बारे में, और पार्ट 9th बी जो है वो कोऑपरेटिव के बारे में है। तो ये डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस तरीके से ये बेसिकली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी काम करेगी देश के अंदर में, और इनेबल करेगी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स, यानी कि अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके से कोऑपरेटिव्स बनाए जा सके और उसको इंप्लीमेंट किया जा सके। तो यहां पर इसके लिए बजट की बात की गई अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। तो बेसिक फंडा ये कि कोऑपरेटिव्स को सही तरीके से इंप्लीमेंट करने की हमारी कंट्री में कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाए तो आप लोगों को बैकग्राउंड की जो इन्फॉर्मेशन है, पॉलिटी वाला जो सेक्शन है, और आप लोग जाकर पॉलिटिकल लेक्चर भी रिकॉर्ड वो आप लोग एक तरीके से रिवीजन कर सकते हैं, जो कोऑपरेटिव्स के बारे में मैंने आप लोगों का बना रखा है, ठीक है। तो आप लोग काफी फायदा पहुंचाएगा, बेसिक और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो एग्जाम में कंफर्टेबल फील करोगे, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज लगी पर्सनली मुझे, ये जो न्यूज है ये बेसिकली मलेशिया के बारे में। एग्जैक्ट लोकेशन अगर देखना चाहते हैं तो अपनी कंट्री, यहाँ प्यारी कंट्री अपनी यहाँ पर, और ये हो गया मलेशिया, तो यहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं। ये अगर थोड़ा जूम करके देखेंगे तो ये है मलेशिया, ठीक है। तो 2 एरिया में डिवाइडेड है यहाँ पर, एक है पेनिसुलर मलेशिया, ये पर्टिकुलर एरिया देखने को मिलेगा, ठीक है। 2 बाकी का यहाँ पर आप लोगों को ये पर्टिकुलर एरिया है, ये मलेशिया का ही बेसिकली अलग अलग पार्ट है, ये मलेशिया ही है यहाँ पर साउथ चाइना सी के अंदर जब आप लोग जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर ब्रुनोई देखने को मिलेगी छुटक सी, ठीक है। बाकी यहाँ पर सिंगापुर है यहाँ पर ये, ठीक है। आप लोगों को इसका नाम बताना है, ये क्या है, क्या बोलते हैं इसको, कौन सा स्टेट बोलते हैं, याद है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये सिंगापुर आप लोगों को देखने को मिलेगा, और ये है यहाँ पर इंडोनेशिया। मलेशिया की जो करेंसी है ये यहाँ पर रिनगिट। अगर बात करें कोलालमपुर इसकी कैपिटल होगी, जो मैंने अभी यहाँ पर दिखाया आप लोगों को, और बाकी ये एशिया के अंदर कंट्री है। तो कई बार आप लोगों से अगर आप लोग बैंकिंग की तैयारी करें तो छोटी छोटी चीजें पूछ ली जाती हैं आप लोगों से बैंकिंग के अंदर, तो इस तरीके से छोटी छोटी चीजें आप लोग याद रखिएगा, थोड़ा सा रिवीजन होता रहता है कई बार इन चीजों का। अब बात करते हैं इसके बारे में। मलेशिया के अंदर यहां पर बेसिकली व्हाइट फ्लैग कैंपेन चलाया गया। व्हाइट फ्लैग कैंपेन का मतलब क्या था? व्हाइट फ्लैग कैंपेन का मतलब यह था कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के घर में फाइनेंशियल क्रंच की स्थिति आ चुकी है, कोविड-19 के चलते अब खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। तो इसका मतलब यह था कि लोगों को बताया जाए कि भाई साहब खाने पीने का कुछ नहीं बचा है हमारे घर में, तो पड़ोसी या फिर कोई गुड स्मार्टन या फिर कोई और पर्टिकुलर पर्सन जाकर अगर हेल्प करना चाहते हैं तो इनकी हेल्प कर सकता है। तो कहने का मतलब यह कि एक इंडिकेशन था कि हाथ खड़े कर दिए कि अब हमसे काम नहीं चलेगा, हम भूखे मरने वाले हैं, ठीक है। तो ये बात यहां पर बोलेगी। इसी को यहां पर बेंदार पुती के नाम से बोला गया, इसको बेसिकली मलेशियन लैंग्वेज में व्हाइट फ्लैग मूवमेंट बोला गया नॉर्मल तरीके से। तो ये मलेशिया के अंदर व्हाइट फ्लैग मूवमेंट जो चल रहा है, तो ये अभी न्यूज में आ गया काफी ज्यादा, क्योंकि एक के बाद एक लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं कोविड-19 को टैकल करने के लिए। तो जून के महीने में लॉकडाउन लगाया, काफी लंबे समय तक चलता रहा यहाँ पर ये। तो इसी तरीके की चीजें यहाँ पर चल रही हैं। अगर बात करें एक और मूवमेंट चला है जिसको ब्लैक फ्लैग मूवमेंट बोला गया है। ब्लैक फ्लैग मूवमेंट जो है ये मलेशिया की जो गवर्नमेंट है उससे डिससेटिस्फाई है लोग, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर ये लॉकडाउन लगा रहे हैं और लोग जो है भूखे मर रहे हैं, उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं प्रॉपर वे में, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर ये दिक्कत है। और ब्लैक फ्लैग मूवमेंट जो है ये बेसिकली प्राइम मिनिस्टर जो है यहाँ पर इनके, जिनका नाम है मुहिद्दीन यासीन, एक तरीके से यासीन साहब का ये रेजिग्नेशन चाहते हैं, इसके चलते यहाँ पर ये भी मूवमेंट चलाया जा रहा है।
तो एक तरीके से यहाँ पर जो जिस तरीके से अलग अलग कंट्री के द्वारा कोविड-19 को टैकल किया गया, कई सारे लोग जो हैं वो इसके चलते काफी ज्यादा टेंशन में आ गए। तो ये बेसिक मुद्दा होता है, तो इसके चलते आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाएगी, मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर डायरेक्ट आप लोगों से व्हाइट फ्लैग कैंपेन के बारे में पूछ लेंगे, लोकेशन कहां पर है, कुछ भी इस तरीके से बन जाए। तो चारों तरफ से मैंने आप लोगों को ये चीजें बता दी है, ठीक है। तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस पर्टिकुलर आर्टिकल को लेके। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, ये बेसिकली बात की जा रही है इंडिया, यूके और इटली के बारे में। अगर नॉर्मल तरीके से आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो अपनी कंट्री यहाँ पर हो गई, तो यहाँ पर आप लोगों को यूके देखने को मिलेगा, पर ये आर्टिकल मेनली है इटली के बारे में। इटली आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो थोड़ा जूम कर लेते हैं इटली को। इटली को जब जूम करेंगे तो ऊपर आप लोगों को एड्रियाटिक सी देखने को मिलेगा, और नीचे यहाँ पर ये है तहैनियन सी। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, दोनों के बीच में यहाँ पर सी के, ये इधर मेडिटेरेनियन सी हो गया, और यहाँ पर ये हो गया आयनियन सी। तो ये पर्टिकुलर मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के बन जाते हैं। अब इटली के बारे में क्या बात की जा रही है समझ लेते हैं। बेसिकली यहाँ पर अभी हमारी कंट्री के जो हमारी कंट्री के जो चीफ हैं आर्मी के, जिनका नाम है मनोज नरवाने, वो रिसेंटली यूके और इटली की विजिट पर गए। तो जब इटली की विजिट पर गए तो इंडियन आर्मी का जो मेमोरियल है, यादगार जो है यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, उसको इनोग्रेट किया गया यहाँ पर, जो हमारी जो आर्मी के द्वारा पुराने टाइम में रोल प्ले किया गया था बेसिकली इटली के अंदर, ठीक है। ये 140 किलोमीटर के करीब देखने को मिला रोम से, यानी कि जो इसकी कैपिटल है इससे लगभग 140 किलोमीटर आप लोगों को दूर देखने को मिलेगा, जो यहाँ पर ये पर्टिकुलर एरिया जिसका नाम है यहाँ पर काजिनो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया, ये जो मेमोरियल अभी यहाँ पर यादगार में जो लगभग 3100 के करीब जो कॉमनवेल्थ जो सर्विसमैन थे, जिनके द्वारा यहाँ पर अपना रोल प्ले किया गया जब इटली वर्ल्ड वॉर 2 में था यहाँ पर ये, ठीक है, उसको लिबरेट कराने में हमारी कंट्री के भी 900 के करीब इंडियन सोल्जर के द्वारा यहाँ पर अपना रोल प्ले किया गया इसके अंदर। तो इसलिए यहाँ पर उनको भी एक तरीके से यादगार, उनको भी यहाँ पर उनका भी नाम वगैरह जो भी उकेरा गया होगा यहाँ पर, तो वो भी चीजें हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आने वाले टाइम में इंडिया और इटली के जो रिलेशन है वो अच्छे यहाँ पर हो सकते हैं। अभी आप लोगों ने सुना G20 की मीटिंग के बारे में भी, ठीक है। तो G20 की जो मीटिंग है उसके चलते भी यहाँ पर ये काफी ज्यादा न्यूज में आ गया है। वैसे G20 के बारे में आगे बात करूंगा, फिर से रिवीजन हो जाएगा, एक बार आप लोगों को बता देता हूं। G20 के बारे में अगर यहां पर बात करते हैं तो अभी जो 2021 की जो G20 की जो हेड है वो है इटली के पास में, यानी कि 2021 का जो G20 है वो इटली है, वो उसका बेसिकली हेड इटली है। 2020 में था सऊदी अरेबिया, ठीक है, 2020 में था कौन, सऊदी अरेबिया। तो अभी है इटली। 2022 में जो रहने वाला है, ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा, 2022 में जो रहने वाला है वो रहने वाला है इंडोनेशिया, ठीक है। 2022 में इंडोनेशिया रहने वाला है, 2023 में रहने वाला है इंडिया, ठीक है। तो ये 3 आई आप लोगों के सामने हो गए, यानी कि यहां पर है अभी इटली, फिर है इंडोनेशिया और फिर है इंडिया। 2024 में कौन रहने वाला है, ये है ब्राजील 2024 में, ठीक है। तो ब्राजील रहेगा, तो ये याद रखिएगा। और 2020 में होता रियाद सऊदी अरेबिया के अंदर में। तो ये क्वेश्चन अगर आप लोगों से बने तो कंफ्यूज मत होना, डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आप लोगों से ऐसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आप लोग इतनी बार इनको सुन लोगे बार बार कि रटने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आप लोग ये चीजें याद हो जाती हैं। इसीलिए तो कहता हूं कि रेगुलर आप लोग जब कनेक्टिविटी बनाकर चीजों को लेकर चलते हो तो फिर आप लोग के मन में से बहुत सारे कंफ्यूजन तो वैसे ही दूर हो जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पर बात की जा रही है बेसिकली फिल्म मेकर के बारे में जिनका नाम है करण जौहर। करण जौहर के द्वारा बोला गया कि सर चित्तूर जो सन करण है यहाँ पर बेसिकली सर चित्तूर सन करण नारायण, ठीक है। तो इनके जो पर्टिकुलर ऊपर एक बायोपिक बनाने की बात की जा रही है। तो चित्तूर संकरण जो नारायण है ये बेसिकली एक लॉयर थे काफी इंपोर्टेंट, और एक जज भी थे जो बाद में चलकर मद्रास हाई कोर्ट के। तो उनके बारे में क्या है कि इनके द्वारा एक किताब लिखी गई जिसका नाम था गांधी एंड अनार्की, यानी कि गांधी और अराजकता। तो इसके ऊपर इनके द्वारा 1920 में एक किताब लिखी गई। 1920 में किताब लिखी गई, बेसिकली ये जो किताब लिखी गई ये जलियांवाला मैसेकर जो हुआ था यहाँ पर, यानी कि जलियांवाला जो बेसिकली ये हत्याकांड हुआ था हमारे देश के अंदर में, तो उसको बेसिकली देखते हुए इनके द्वारा ये किताब लिखी गई है। इसमें बोला गया कि गांधी एक तरीके से यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल है जो भी एट्रोसिटी जो अत्याचार यहाँ पर हुए, तो ये इनके द्वारा यहाँ पर बोला गया। देखिए जब तक ये चीजें नहीं हुई थी ना देश के अंदर, गांधी जी जो थे वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के ऊपर विश्वास करते थे कि अंग्रेज सही है, ठीक है, क्योंकि उससे पहले राजा रजवाड़े देखे थे कि किस तरह की चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों को सही मानते थे। पर लेकिन उनका ये भ्रम जो है वो टूटना स्टार्ट हो गया जैसे जैसे अंग्रेजों की हरकतें चलती आगे स्टार्ट हुई, ठीक है। तो कई सारे लोग इसलिए गांधी जी को गलत बोलते हैं क्योंकि वो हमेशा सोचते थे कि अंग्रेज सही है, इसलिए उनके सामने पिटिशन प्रेयर नॉर्मल तरीके से काम करते रहते थे। पर लेकिन फिर आगे चलकर जब उनकी आंखें खुल गई कि हाँ ये इंसान जो है ये सही नहीं है हमारे देश के लिए, तो फिर उन्होंने दबकर लोगों का साथ दिया, दबकर कई सारे आंदोलन भी चलाए। तो कभी भी अगर कुछ लिखने के लिए आ जाता है तो कभी भी भूल कर भी एग्जाम में गांधी जी या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल या सरदार वल्लभ भाई पटेल जी या फिर भीमराव अंबेडकर जी या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, तो किसी के बारे में भी आप लोग कुछ भी नेगेटिव चीजें नहीं लिखनी है। इससे मैटर नहीं करता कि आप लोग इन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, पर हाँ एग्जाम में आप लोगों के अंदर की वो फीलिंग नहीं निकल के आनी चाहिए
पर फिर भी मैं आप लोगों को बोलूंगा कि अपना देश आजाद कराया और हमारा देश इतनी शांति में एक अच्छी डायरेक्शन में चल रहा है, तो कम से कम रेस्पेक्ट करो जो भी हमारे जो लीडर थे। ये बस मैं आप लोगों को बोलूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हीं की वजह से आज के डेट में हम लोग आजादी की सांस ले रहे हैं, वरना कहीं ना कहीं हम लोग गुलाम पड़े होते आज की डेट में भी। तो इसलिए यहां पर कभी भी किसी भी ऐसी टावरिंग फिगर के बारे में कोई भी गलत शब्द एग्जाम में नहीं लिखना है। इनके द्वारा बेसिकली काफी लार्ज स्केल पर यहां पर बात करें तो इनके द्वारा लड़ाई भी लड़ी गई, ठीक है। यहां पर बेसिकली पंजाब के जो यहां पर जो ओ डायर साहब थे ना, यहां पर मिसल ओ डायर साहब, ठीक है, तो उनके खिलाफ यहां पर चीजें भी चली। हालांकि आगे चलकर चीजें जो नहीं ठीक हो पाई, तो यहां पर ओ डायर जो यहां पर इनके द्वारा लिखा गया है, यहां पर नायर साहब के द्वारा एक्यूज किया गया ओ डायर को अपनी किताब में, और इसी के साथ में गांधी जी को भी एक्यूज उनके द्वारा किया गया, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे अंग्रेजों के साथ में फाइट करने में चीजें थोड़ी लेट स्टार्ट हुई, तो यहां पर इस तरीके से यहां पर इनको बेसिकली इनके ऊपर ये मूवी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हिस्टोरिकल इंसिडेंट है, तो देखते हैं कैसे इसको दिखा पाते हैं। तो यहां पर देखते हैं क्या कंडीशन निकल कर आती है। बात की जा रही है द केस दैट सोक द एम्पायर, ठीक है। तो ये ऐसा केस था क्योंकि जलियांवाला बाग के बाद में हमारी कंट्री में जो भी लोग थे वो इतने ज्यादा चिढ़ गए थे अंग्रेजों से, तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर अगर बच्चा भी है ना, वो भी पेट में होगा तो वो क्या होगा, बाहर निकाल, मैं अभी इनको मार के भगाऊंगा अपने देश में से। तो वो वाली कंडीशन हो गई थी यहाँ पर, इतने सारा गुस्सा भर गया था लोगों के अंदर जिसकी कुछ हद नहीं है। तो ये सिचुएशन थी उस टाइम पर। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। ये बेसिकली किताब और इसी के ऊपर मूवी बन रही है, ठीक है। आप लोगों ने सुना, ये काफी ज्यादा न्यूज में रहे अभी यहाँ पर स्टैन स्वामी साहब। तो स्टैन स्वामी साहब की डेथ होने से 2 दिन पहले यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इनके द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट में यहाँ पर बेसिकली फाइल किया गया था चैलेंज करने के लिए कि जो हमारी कंट्री में अनलॉफुल एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट, जिसको यूएपीए बोलते हैं, इसका सेक्शन 43D का जो सबसेक्शन 5 है यहाँ पर, ये बेसिकली काफी ज्यादा गलत है। क्योंकि किसी पर्टिकुलर पर्सन को अगर यहाँ पर प्राइमा फेसी के तौर पर भी अगर उसको पकड़ लिया जाता है, प्राइमा फेसी क्या होता है बेसिकली, यानी कि मान लीजिए आप लोगों को लगे कि मैंने कुछ गलत काम किया है, आप लोगों को लगे, इल्यूजन हो जाए कि मैंने कुछ गलत काम किया है, पर लेकिन बाद में पता चला कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया था, तो एक तरीके से ये स्टार्टिंग की स्टेटमेंट के बेस पर पर्टिकुलर केस को चला देना और बाद में पता चले कि वो वहां पर बेगुनाह था, तो उसको बोलते हैं बेसिकली यहाँ पर ये। तो अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को वैसे गिरफ्तार कर लिया कि इसने कोई गलत हरकतें की है और फिर उसको बेल भी नहीं दिया जा रहा है, तो ये काफी ज्यादा गलत है। बेसिकली जो जज है उनके पास में ऑप्शन ज्यादा छोड़ ही नहीं रखा है। अगर जज जो रीजनेबल तरीके से चीजों को अंडरस्टैंड करेगा तो ही चीजें देखने को मिलेगी। तो ये जो एक्ट है हमारी कंट्री में 1967 में इनेक्ट किया गया था और फिर इसको ताकत जो दी गई वो दी गई थी कांग्रेस के द्वारा। यूपीए की गवर्नमेंट जब थी यहाँ पर 2008 में 2012 में उन्होंने इसको इतना ताकतवर बना दिया कि लोग अगर कोई पकड़ ले जाए तो छुड़े ही ना, ठीक है। तो उनको ये नहीं पता था, उनको ये लग रहा था कि पूरी जिंदगी तुम्हारी गवर्नमेंट रहने वाली है, उनको नहीं पता था कि तुम्हारे ऊपर भी पड़ सकता है आखिर। देखिए जब कोई पावर में होता है ना, उसको थोड़ा सा अंधा हो जाता है इंसान, ठीक है। उसको ये लगता है कि आज की डेट में तुम पावर में हो, तुम ही पावर में रहने वाले हो पूरी जिंदगी, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं होता है, समय चेंज होता है। तो चक्कर घुमा, बीजेपी आ गई पावर में, अब बीजेपी इंजॉय कर रही है उस चीज को, उस टाइम पर कांग्रेस इंजॉय कर रही थी। तो पॉलिटिकल पार्टी आती जाती रहेंगी पर देश जो है वो टिका रहना चाहिए। तो लोगों के खिलाफ कम से कम गलत तरीके से कोई भी ऐसा कोई लॉ वगैरह जो है वो इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो कोर्ट को यहां पर इसके ऊपर फोकस देना चाहिए। तो उसी के बारे में बात की जा रही है कि हमारी कंट्री में जो पर्टिकुलर ये लॉ है अपनी ही कंट्री की जनता के लिए है, अपनी ही कंट्री की जनता को बेसिकली जेल में उठाकर डाला जा रहा है और उन्हीं के ऊपर ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो ये गलत है। इसके अंदर जो ऐसी चीजें हैं कि आप लोगों को बेल भी नहीं मिलेगी, वो चीजें थोड़ी चेंज कर देनी चाहिए, वरना बहुत सारे लोगों की यहां पर जान जाएगी और गवर्नमेंट के कंट्रोल में सारी चीजें रहेंगी। कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ जरा सा कुछ नहीं बोल पाएगा। आप लोग की क्या रहे हैं इसके बारे में आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, ये इंटरनेशनल जो बेसिकली रिलेशन के बारे में आप लोगों से बात करेगा और खासकर अगर हम लोग बात करें तो G20 के बारे में बात करेंगे और थोड़ा डिटेल में चीजों को समझेंगे। अभी न्यूज में क्यों है पहले आप लोग ये समझ लीजिए। G20 की फॉरेन जो मिनिस्टर है उनकी मीटिंग हुई। ये एक तरीके से ऐसे हैं कि चेले चपाटे पहले मिल लिए, उसके बाद में फिर जो है वो नेता मिलेंगे, इनके लीडर मिलेंगे, जो बॉस मिलेंगे, ठीक है। तो फॉरेन मिनिस्टर जो है वो यहाँ पर मिल गए अभी सारी कंट्री के, G20 कंट्री के। अब जो है यहाँ पर जो कंट्री के जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जो भी उस कंट्री में हाईएस्ट ऑथोरिटी होगी वो फिर आगे चलकर यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर इसके बारे में बात की जा रही है। तो बेसिकली इंडिया जो बेसिकली इटली के द्वारा होस्ट की गई G20 की जो फॉरेन मिनिस्टर की जो मीटिंग थी, ठीक है। इसमें कोविड-19 को कैसे टैकल करना है, ग्लोबल जो इकोनॉमी है उसको कैसे रिकवर करना है, और एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन में नहीं पूछा वो है अफ्रीका में कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट लेकर आना है। क्योंकि अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है आज के डेट में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है। वहां पर काफी ज्यादा भूखमरी, काफी ज्यादा गरीबी है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर। और इसी के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये देखने को मिलती है, रिसोर्सेज तो है यहाँ पर ये रिसोर्सेज नहीं निकाल पा रहे हैं। रिसोर्सेज कौन निकाल के ले जा रहा है? चाइना जैसी कंट्री निकाल के ले जा रही है। तो टेक्नोलॉजी इनके पास में है नहीं, तो थोड़ा बहुत उसका पैसा मिलता है। पता चला 5 करोड़ का सामान था, 5 लाख या फिर 5,000 50,000 देकर चले गए। तो उनको उस चीज के बारे में इनको लगता है कि 50,000 मिल गए, 5 लाख मिल गए, वो भी बहुत बड़ी बात है।
तो एक इस तरीके की कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कॉन्टिनेंट में अभी दवाई भी काफी लार्ज स्केल पर प्रोवाइड ढंग से नहीं कराएगी। सब अमीर कंट्री अपने लोगों को दवाई देकर बैठ गई, पर यहाँ पर दवाइयां भी ढंग से नहीं पहुंची। तो कैसे टैकल करना है इस प्रॉब्लम को, उसके ऊपर फोकस किया गया। इटली जो है G20 की जो हेड है अभी यहाँ पर 2021 के लिए, G20 समिट जो है वो अभी इटली में होगी, आप लोगों को अक्टूबर में देखने को मिलेगी 2021 में। और इसी के साथ में यहाँ पर ये इंडिया के साथ में मिलकर काम करने के लिए इसे बोल रहे हैं, क्योंकि अभी G20 की जो मीटिंग हो रही है वो इटली में हो रही है। फिर G20 की मीटिंग जो होगी 2023 में वो इंडिया के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी, और 2022 में कहां पर है, वो है इंडोनेशिया के अंदर। तो इसके चलते यहाँ पर ये काफी ज्यादा न्यूज में आ गया है। इसके द्वारा जो अभी क्रिटिसाइज किया गया इटली के द्वारा, वो क्रिटिसाइज कर दिया गया चाइना को, तो इसकी वजह से और ज्यादा यहाँ पर चीजें न्यूज में आ गई। चाइना और रशिया को बोला गया कि दोनों जो है वैक्सीन डिप्लोमेसी में लगे हुए हैं, यानी कि दूसरों को दवाइयां न प्रोवाइड करके अपना अपना लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो इसके चलते यहाँ पर एक तरीके से जो होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, यानी कि एक ऐसी अप्रोच लेकर चलनी चाहिए कि दवाई कम से कम सबको मिलनी चाहिए, ठीक है। तो वो वाला मुद्दा यहाँ पर भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसके चलते काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म यहाँ पर इनको झेलना पड़ रहा है। तो G20 के चलते काफी बड़ी दिक्कत सामने निकल कर आ रही है। तो इसको कैसे टैकल करना है, तो उसके बारे में इनके द्वारा बातें की गई। बाकी अगर यूपीएससी के पुराने क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने उठाकर देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि क्या कंडीशन यहाँ पर G20 को लेकर बनी हुई है, ठीक है। तो अभी समझ लेते हैं कि G20 में यहाँ पर अभी रिसेंटली पूछा गया कौन कौन मेंबर है। तो G20 में आप लोगों को देखने को मिलेगा अर्जेंटीना, ठीक है। अर्जेंटीना यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक एक कर दिखा देता हूँ। फिर आप लोग को ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा, तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर हो गया, ठीक है। इसके बाद में फिर आप लोगों को ब्राजील देखने को मिलेगा, तो ब्राजील यहाँ पर हो गया, ओके। इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर कनाडा देखने को मिलेगा, तो कनाडा यहाँ पर हो गया। नीचे आप लोगों को यहाँ पर ये यूएसए देखने को मिल रहा है, थोड़ा जूम कर लेते हैं, ये यूएसए हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं, अगर यहाँ पर बात की जाए तो मैक्सिको आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो ये मैक्सिको हो गया यहाँ पर, जो कि इसका पार्ट है। इस तरीके से आप लोग कंट्री को जूम कर करके मैप में देखेंगे तो लंबे समय तक आप लोग याद रख पाएंगे, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर फ्रांस, जर्मनी आप लोगों को देखने को मिलेगा, बेसिकली फ्रांस, जर्मनी और इटली, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रांस हो गया ये, ठीक है। इधर आप लोग यहाँ पर जर्मनी देखने को मिलेगा, थोड़ा सा इसको 1 मिनट, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोग देख लेंगे, कोई भी अगर कंट्री आप लोग यहाँ पर जूम कर करके देखते रहेंगे तो फिर आप लोग उसको भूलेंगे नहीं कभी, ठीक है। तो यहाँ पर ये फ्रांस हो गया, ये जर्मनी हो गया, ठीक है। ये यहाँ पर आप लोग को इटली देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो ये सारी कंट्री आप लोग यहाँ पर इसका पार्ट देखने को मिलेगी, ठीक है। इसी के चलते रसिया, सऊदी अरेबिया या साउथ अफ्रीका के बारे में बात करें तो आप लोग यहाँ पर देखते हैं, ये आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये साउथ अफ्रीका हो गया, ठीक है। ऊपर जाएंगे तो आप लोग यहाँ पर रसिया देखने को मिलेगा, ठीक है। रसिया हो गया यहाँ पर, अपना इंडिया यहाँ पर हो गया, ये अपनी कंट्री हो गई। ये सारी कंट्री हैं। यूके आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो अभी ब्रेग्जिट हुआ है जिसका, ये यूके हो गया आप लोगों के सामने, ठीक है। इसी के साथ में यूरोपियन यूनियन भी इसका पार्ट है, ये आप लोग याद रखना। बाकी का जो यहाँ पर बात करें तो जापान भी है, हाँ जापान और इंडोनेशिया रह गया आप लोगों का। इंडोनेशिया आप लोगों को यहाँ पर दिखाया था मैंने, ठीक है। तो ये नीचे इंडोनेशिया हो गया। ऊपर अगर आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को जापान देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं आप लोग। यहाँ पर रिपब्लिक ऑफ कोरिया बोला जाता है साउथ कोरिया को, तो कोरिया भी इसका पार्ट है। तो कंट्री आप लोगों से पूछ ली जाए तो कंफ्यूज आप लोग मत होना, बेसिकली ये था मेरा पर्पज। तो एक एक कर आप लोगों को दिखा दिया यहाँ पर मैंने। अभी अगर आगे बात करें यहाँ पर, इनका बेसिक पर्पज ये थी कि आज की डेट में जो इन्वायरमेंट काफी बड़ा इंपैक्ट डाल रहा है एग्रीकल्चर के ऊपर भी। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो पैदावार घट रही है, पर जनसंख्या बढ़ रही है तो ग्लोबल हंगर बढ़ रहा है। तो उसको कैसे टैकल करना है। कोविड-19 के चलते सूखा पड़ना, इकोनॉमी की कंडीशन खराब होना, वेदर खराब होना, यानी कि मौसम खराब होना, तो ये सारे बड़ी ही नॉर्मल सामने नजर आ रही है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर बोला जा रहा है कि लगभग 250 मिलियन के करीब लोग, 250 मिलियन का मतलब कि 25 करोड़ के करीब लोग, ठीक है। तो 25 करोड़ के करीब लोग जो हैं आज की डेट में वो काफी बड़ी, काफी लार्ज स्केल पर भुखमरी फेस कर रहे हैं। लगभग 20% जो टोटल पॉपुलेशन है उसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पर कि बुरी कंडीशन में है। तो इसके ऊपर कैसे मिलकर काम कर सकते हैं, कैसे इसको टैकल किया जा सकता है, वो भी जरूरी है। इंडिया कहाँ स्टैंड करता है, इंडिया क्या कर रहे हैं। इंडिया बोलता है कि वैक्सीन इक्विटी के बारे में होनी चाहिए, यानी कि सबको वैक्सीन प्रॉपर वे में बननी चाहिए। इसी के साथ में ग्लोबल जो यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए ग्लोबलाइजेशन का, यानी कि पावर यूएसए के हाथ में या फिर चाइना के हाथ में या फिर रसिया के हाथ में नहीं, जो जो कंट्री है सबके हाथ में पावर होनी चाहिए अपने अपने एरिया को लेकर, और सबका रूल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दो कंट्री पूरी दुनिया को चला रही है। पहले यूएसए के हाथ में थी, अब चाइना लगा हुआ है अपने कंट्रोल में लेने के, यूएसआर एक बार लगा हुआ था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग, फूड और हेल्थ, इन चीजों के ऊपर फोकस देना चाहिए। और इसी के साथ में सप्लाई चेन जो है वो पैरेलल में स्ट्रेंथ करनी है। देखिए जब चाइना के साथ में कंडीशन खराब हुई तो चाइना से मैक्सिमम जो भी ग्लोबल वर्ल्ड पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होती है, चाहे वो फोन की हो, चाहे वो दवाइयों की हो, रॉ मटेरियल यहां से लाए जाते थे, तो उसके चलते काफी बड़ी दिक्कत देखने को मिली। तो इसके चलते अभी ये बोला गया कि हमको सप्लाई चेन जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि चाइना एक ऐसी कंट्री है जो कि आगे चलकर कुछ भी हरकतें कर सकता है और कर भी रहा है, ठीक है। इसी के चलते यहां पर जो मुद्दा रहा, यहाँ पर कोवैक्स भी इनके द्वारा स्टार्ट किया गया, ठीक है।
कोवैक्स का बेसिक पर्पज ये ग्लोबल एक इनिशिएटिव था ताकि कोविड-19 की वैक्सीन सबको मिल सके। तो यूनिसेफ के मिलकर यहाँ पर साथ में जो गावी है यानी कि जो द वैक्सीन अलायंस जिसको बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी मिलकर साथ में आई और इंडिया के द्वारा भी सपोर्ट किया गया कोविड-19 की दवाई चलाने के लिए। याद रखिएगा वैक्सीन मैत्री, ठीक है। तो वैक्सीन मैत्री करके हमारे द्वारा स्टार्ट किया गया वैक्सीन मैत्री। हालांकि बाद में हम लोग इसको सपोर्ट नहीं कर पाए क्योंकि हमारी ही कंट्री खस्ता हालत में चली गई, तो हम लोग कैसे सपोर्ट करा लेते। तो फिर बात वही आ गई कि शर्मा जी पहले अपनी पेटी बांध लो। तो पहले हम लोगों को अपनी पेटी बांधनी पड़ गई, हमारी कंट्री इतनी बुरी कंडीशन में आ गई थी, दुनिया भर के लोगों की जान चली गई। तो फिर हम लोगों ने इसको थोड़ा साइड में किया। चाइना और रशिया को इसलिए क्रिटिसाइज किया जा रहा है क्योंकि वो अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं और बिजनेस के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो वैक्सीन इक्विटी के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये चीजें देखने को मिली, ठीक है। बाकी अभी जो मीटिंग होगी अक्टूबर में तब तो डिटेल में चीजें जानेंगे, एक मोटा मोटा आइडियाज के बारे में जरूर रखिएगा। आगे जो आर्टिकल है यहाँ पर ये बात कर रहा है डिजिटल इंडिया के बारे में। अभी ये न्यूज में क्यों आ गया है, देखिए ऐसी ऐसी स्कीम आप लोगों से कई बार मैं रिवाइज डिस्कस करता रहता हूँ, तो अगर ढंग से आप लोग इनको याद रखेंगे तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रहेगा। अभी प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया के, उनके द्वारा यहाँ पर अभी बात करें अगर, तो इनके द्वारा बोला गया कि 6 साल जो है अभी यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जब स्टार्ट किया गया था जब भी मुझे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम याद आता है, मुझे वो कॉन्फ्रेंस याद आ जाती है जब यहाँ पर ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। उस कॉन्फ्रेंस में सब आए हुए थे, ठीक है। तो यानी कि वो कॉन्फ्रेंस एक ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें सब आकर बातें कर रहे थे और मैक्सिमम लोग जो है अपने हाथ में एक पर्चा लेकर, पेज लेकर आ रहे थे और उसको देख देख कर अपनी स्पीच दे रहे थे। तो मुझे लगा, मैंने कहा जब इतना डिजिटल इंडिया आप लोग कर रहे हैं, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं, सबके हाथ में टैबलेट दे देते हैं कि वो टैबलेट में देकर पढ़ लेते। तो वो मुझे बड़ा मतलब एक फनी मोमेंट लगा। मैं ऐसा नहीं कि क्रिटिसाइज कर रहा हूँ किसी को, बड़ा ही फनी मोमेंट लगा कि डिजिटल इंडिया को लेकर चले और पर्चा ले लेकर घूम रहे हैं सारे कम से कम डिजिटली चीजों को इनोग्रेट करते तो अच्छा लगता। तो वो वाली चीजें थी, पता नहीं एकदम मुझे स्ट्राइक की माइंड में, ठीक है, देखते हुए वो प्रोग्राम जब मैं देख रहा था। तो डेटा और इसी के साथ में जो डेमोग्राफिक है हमारी कंट्री की, डेमोग्राफिक डिविडेंड, वो काफी ज्यादा अच्छे से उनको साथ में लेकर चला जा सकता है और हमारी कंट्री एक टेक्नोलॉजी के अंदर पावर बन सकती है, यानी कि टेक में पावर बन सकती है। तो इसको बेसिकली यहाँ पर टेकेड बोलने की कोशिश की गई है इंडिया को, ताकि हम अपनी कंट्री का जो मैसिव अपॉर्चुनिटी है यूथ को प्रोवाइड करा सकें। तो इसके चलते, डिजिटल इंडिया के चलते दुनिया भर के प्रोग्राम इनके द्वारा स्टार्ट किए गए। तो ये प्रोग्राम आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन की फॉर्म में बन सकता है। पहले बात करें दीक्षा का, इसको बोलते हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज एंड शेयरिंग। तो ये जो दीक्षा था हमारी कंट्री में, ये नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर था टीचर्स के लिए, ठीक है, ताकि टीचर अक्रॉस द कंट्री जो है उनको एडवांस डिजिटल टेक्नोलॉजी से इक्विप किया जा सके और ऑनलाइन भी अगर किसी को टीचिंग देनी है या फिर ऑनलाइन जो किसी को कोई एक तरीके से लेक्चर लेना है, ठीक है, तो वो सारी चीजें प्रोवाइड कराई जा सके। तो उसके चलते ऐसा कोई ढांचा तैयार करने की कोशिश की गई जिसका नाम रखा गया दीक्षा, ठीक है। आगे बात करते हैं ई नैम के बारे में। इसके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, जब फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे थे बहुत ज्यादा न्यूज में था। 2016 में इसको लॉन्च किया गया। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो मार्केटिंग कमेटी है यहाँ पर, तो उसके चलते यहाँ पर ऑल इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड करने की कोशिश की गई। ऐसा नहीं है कि आप लोग पर्टिकुलर अगर बात करें, मध्य प्रदेश में कुछ और प्राइस है, उत्तर प्रदेश में कुछ और है, तमिलनाडु में कुछ और है, केरला में कुछ और है सेम प्रोडक्ट का। तो उसके चलते यहाँ पर किसानों को कहां पर प्राइस अच्छा मिल रहा है, या तो उसके ऊपर फोकस करो या सब जगह इक्वल प्राइस करके हो। तो ऐसी कुछ कंडीशन देखने को मिली। तो ये कैसे पॉसिबल था, जब ऑनलाइन चीजें चलेंगी तो तभी ये चीजें हो पाएंगी। तो इसके चलते यहाँ पर ई नैम को लॉन्च किया गया, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। एक यहाँ पर आया यहाँ पर ई संजीवनी। ई संजीवनी था टेलीमेडिसिन। आप लोगों ने देखा होगा आज के डेट में कई सारे ऐप भी यूज किए जाते हैं टेलीमेडिसिन के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया ताकि जनता तक जो है वो चीजें पहुंच सके, और काफी बड़ा रोल प्ले किया गया इसके द्वारा कोविड-19 के चलते। तो यहाँ पर इसको प्रेक्टो ऐप का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इवन मैं भी जब यहाँ पर फीवर होता मुझे, मैंने भी यहाँ पर इसका यूज किया, तो काफी सहूलियत हुई। बाहर जाना नहीं पड़ा, बाहर जाना क्या पड़ा, बाहर सारी चीजें बंद पड़ी हुई थी, ठीक है। डॉक्टर की दुकान पर दुनिया भर की लाइन लगी हुई थी, तो मुझे लगा ये सही तरीका रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर काफी फायदा हुआ। नेक्स्ट बात की जा रही है डिजी बुनाई। बुनाई नहीं, बुनाई कढ़ाई आप लोगों ने देखा होगा, पुराने टाइम पे मम्मी दादी वगैरह स्वेटर बुना करती थी, ठीक है। तो डिजी बुनाई जो है वो वेवर जो जुल्हाई होते हैं उनको बेसिकली डिजिटल नेटवर्क प्रोवाइड कराने की कोशिश की गई, ताकि अपने प्रोडक्ट को कैसे डिजाइन कर रहे हैं, साड़ी वगैरह को कैसे प्रोवाइड करा रहे हैं, उसके ऊपर अच्छे से फोकस दिया जा सके, ठीक है। आप लोगों ने सुई धागा मूवी देखी होगी, जिसमें यहाँ पर बेसिकली ये जो मूवी बनाई गई उसमें ये दिखाया गया कि किस तरीके से हमारी कंट्री में जो लोकल एरिया में जो लोग रहते हैं उनके अंदर क्या क्या टैलेंट है, उनको बाहर लाया जा सकता है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको क्वेश्चन बनने के चांसेस बन सकते हैं आप लोगों से। बात की जा रही है पीएम स्वनिधि। तो ये क्या है बेसिकली, इसके बारे में बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। तो यानी कि जो गलियों में बेसिकली अपने सामान बेचने वाले, खेल खिलौना बेचने वाले, तो उन लोगों को बेसिकली फोकस किया गया, क्योंकि गलियां बंद हो गई, सब जगह लॉकडाउन लग गया, तो उनको कैसे जिंदा रखा जाए, ठीक है। तो सिटीज के अंदर जो रहते हैं उनको कैसे रखा जाए। कुछ तो ऐसे होंगे बहुत सारे किराए पर अपनी जिंदगी को निर्वाह कर रहे होंगे, खुद का घर ही नहीं होगा, तो कैसे उनकी जिंदगी चलेगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा उनके लिए यहाँ पर अफोर्डेबल लोन प्रोवाइड कराने की कोशिश की, ताकि उनकी जिंदगी चल सके, ठीक है। आगे बात करते हैं डिजिटल जो सॉल्यूशन के बारे में बात करें, तो अभी रिसेंटली आरोग्य सेतु ऐप के बारे में आप लोगों
लोगों ने सुना ही होगा। ये काफी लार्ज स्केल पर यूज किया जा रहा है अब तक भी। तो ये एक तरीके से डिजिटल इंडिया का ही एक प्रोग्राम है। तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो है 2015 में लॉन्च किया गया, ताकि ग्रीन ट्री की बहुत सारी जो स्कीम है, जैसे भारत नेट हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, स्टार्टअप इंडिया हो गया, इसी के साथ में यहाँ पर स्टैंड अप इंडिया हो गया, या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी कंट्री में लॉन्च की गई और लोगों तक चीजें पहुंचाने की कोशिश की गई। तो बेसिक पर्पज इन सबके पीछे था कि हमारी कंट्री में एक विजन तैयार किया जाए, डिजिटली हम लोग किस तरीके से चीजों को लेकर चल सकते थे। इसका बेसिक पर्पज ये था, इसमें यहाँ पर बोला गया आईटी यानी कि इंडियन टैलेंट, आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इंडिया टुमारो यानी कि आईटी, यानी कि ये बोला गया 3 आईटी को इसमें ऐड किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। आईटी का मतलब बोला गया यानी कि इंडियन टैलेंट, दूसरा प्लस आईटी आ गया यहाँ पर, इसका मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इक्वल टू बन गया आईटी यानी कि इंडिया टुमारो। तो ऐसे ऐसी जो चीजें हैं हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो निकाल कर लेकर आते हैं। तो ये काफी अच्छा रहता है, इससे लोगों को चीजें याद भी रह जाती हैं। ठीक है, आप लोगों को आंसर लिखने में भी दिक्कत नहीं होगी, ज्यादा याद रहेगी। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम बना जिसके अंदर दुनिया भर के प्रोग्राम थे, और एक ऐसे ही प्रोग्राम को हम लोग अम्ब्रेला बेसिकली प्रोग्राम बोलते हैं। अम्ब्रेला मतलब छाता, एक छाते के अंदर ये सारे प्रोग्राम आ गए, ई नेम, संजीवनी, डिजी बुनाई, ये सारे एक ही अम्ब्रेला के छाते के नीचे आ गए। वो छाता क्या नाम क्या है, वो है डिजिटल इंडिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अम्ब्रेला स्कीम जो बोलते हैं ना, तो वो कंफ्यूजन आप लोगों को माइंड में नहीं होना चाहिए। ओके, ये जो न्यूज है स्टेट से निकल कर आ रही है, काफी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको न्यूज के यहां पर बोल सकते हो। बेसिकली बात की जा रही है बेंगलुरु रेलवे स्टेशन के बारे में। ये न्यूज में क्यों आ गया है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हमारे देश में देखने को मिल रहा है। एक रेलवे स्टेशन के अंदर जो है बेसिकली एक ऐसा एक्वेरियम कर आप लोगों को यहाँ पर बनाया गया है। आप लोग नॉर्मल देखा है घरों में रख देते हैं इस तरीके का, लाकर मछलियां वगैरह होती हैं, तो इसको बिल्कुल ऐसा बनाया गया कि लोग जो है उसको एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, जब आप लोग उसके एंटर करोगे यहाँ पर रेलवे स्टेशन के, तो ऐसा कुछ माहौल यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इससे यहाँ पर उसको और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की जा रही है, लोग जो है ज्यादा से ज्यादा रेल के अंदर ट्रेवल करें, उनको अच्छा फील हो, तो वो कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो पहली बार देश में यहाँ पर ऐसा कुछ काम किया गया इंडियन रेलवे के द्वारा, वो भी बेंगलुरु रेलवे स्टेशन के लिए। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में आ गया है। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा भी कुछ है यहाँ पर। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर बेसिकली आप लोगों से क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, अभी उसके बारे में जानेंगे। क्वेश्चन में आप लोगों को बेंगलुरु रेलवे स्टेशन न देकर आप लोगों को बोलेंगे यहाँ पर क्रांतिवीरा संगोली रायना। ठीक है, तो क्रांतिवीरा संगोली रायना रेलवे स्टेशन पर यहाँ पर ये बताया गया। बताइए ये रेलवे स्टेशन कहाँ पर है तो कर्नाटका वाले जो आसपास के होंगे तो वो तो बता देंगे कि अच्छा ये है रेलवे स्टेशन, पर लेकिन अगर यहाँ पर जो कर्नाटका से दूर रहते हैं उनका सर जो एकदम चकरा जाएगा, ये कैसे क्या हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देश का ये पहला रेलवे स्टेशन बन गया जिस तरीके से यहाँ पर ये मूवेबल फ्रेश टनल एक्वेरियम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके चलते जो इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उसके द्वारा कोलैबोरेट किया गया यहाँ पर, ये बेसिकली हैनी एक्वायर किंगडम के साथ में, जिनके द्वारा ये तैयार किया गया है। तो ये बेसिकली जो पैटर्न इसमें रखा गया है, ये एक स्टेटमेंट में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ये किस तरीके से इसको दिखाने की कोशिश की गई है। तो जो अमेजन रिवर है, ठीक है, साउथ अमेरिका के अंदर में, तो उसके कॉन्सेप्ट को यहाँ पर दिखाने की कोशिश इसके अंदर की गई है। बिल्कुल उसी के पैटर्न पर यहाँ पर नहीं, पत्थर वगैरह इसके अंदर यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। बड़ी बड़ी मछलियां आप लोगों को देखने को मिलेगी लाइफ साइज की, तो वो इस तरीके से चीजों को दिखाने की कोशिश की गई है ताकि जो लोग हैं उसको ढंग से अंडरस्टैंड कर सके, अच्छा ये चीजें हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके और उसको अच्छे से इंजॉय भी कर सके। तो ये बेसिकली यहाँ पर इनका तरीका है इसको दिखाने का। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो रखी जा रही है यहाँ पर, ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये 12 फीट लॉन्ग एक तरीका ये एक्वेटिक किंगडम है। 12 फीट लॉन्ग यानी कि एक अच्छा खासा बड़ा जो एक लाइफ साइज का नहीं होता है चीजें, उस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगी। और इसको बोला गया कि फर्स्ट अपने ही टाइप का पुलुडेरियम है यहाँ पर। ये पुलुडेरियम क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर इसके अंदर असंख्य आप लोगों को फ्लोरा और फ्यूना देखने को मिलेंगे। फ्लोरा मतलब पेड़ पौधे वगैरह अलग अलग तरीके के, टेरेस्ट्रियल भी और आप लोगों को वाटर के अंदर भी पाए जाने वाले। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक आप लोगों को फ्लोरा और फ्यूना आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यानी कि आप लोगों को जीव जंतु और पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। तो वेरियस एक्वेटिक यानी कि पानी के अंदर पाए जाने वाले जो जीव जंतु है वो भी देखने को मिलेंगे। पूरा जो खर्चा इसके पीछे आ गया है वो 1.2 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च किए गए हैं। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर ये पैसेंजर का जो एक्सपीरियंस है वो इनहेंस करेगा इंडियन रेलवे के अंदर। यहाँ पर काफी अच्छी अर्निंग बढ़ेगी, लोग देखने के लिए आएंगे कम से कम, और कुछ नहीं तो। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पर ये पूरा एक किंगडम दिखाने की कोशिश की गई है फिशरी का, ताकि लाइफ साइज का लोग जो उसको एंजॉय कर सके। ठीक है, आप लोगों को कैसा लगा, क्या ऐसा कुछ होना चाहिए या और कुछ अच्छा सजेशन आप लोगों के दिमाग में है तो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, आइए बात करेंगे इंडियन जो इकोनॉमी है उसके बारे में। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है हमारी कंट्री में इनफॉर्मल जो सेक्टर है, ठीक है, जैसे एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, लघु उद्योग है ना, ठीक है, तो इनको सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी हेल्प प्रोवाइड कराने की बात की गई है। तो ये जो सपोर्ट रहेगी इनफॉर्मल वर्कर के लिए रहेगी, पेंडेमिक के चलते जिनके ऊपर इंपैक्ट पड़ा है। तो यहाँ पर ये जो लोन रहता है काफी ज्यादा ग्रेट ये फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में आता है,
ताकि चीजें इस तरीके से चल सके कि हाँ ऐसा नहीं कि आप लोगों से लोन लिया तो तुरंत आप लोग सर पर आकर नाचने लगो। तो ये जो लोन इसी तरीके से देखने को मिल रहा है, जो 500 बेसिकली मिलियन है, 500 मिलियन में से यहाँ पर 112 जो मिलियन है ये दिया जा रहा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के द्वारा, जिसको आप लोग आईडीए बोलते हैं, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर जो बाकी का जो दिया गया वो दिया गया इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के द्वारा। तो यहाँ पर दूसरा बख्शा हुआ लोन इसके द्वारा दिया गया है। अगर बात करें जो आईडीए है यहाँ पर, इसका कॉन्सेप्ट ये रहता है, ये बेसिकली ये कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, ठीक है, ये सर्विस चार्ज लेते हैं लगभग, ठीक है। तो काफी लंबे समय तक ये लोन देते हैं, ठीक है। ग्रेस पीरियड भी देते हैं, 30 से 40 साल के बाद में 10 साल का ग्रेस पीरियड दे दिया, तो ऐसे इनका काम चलता है। पर लेकिन IBRD जो है इनका इंटरेस्ट रहता है, जैसे कि लंबे समय के लिए लोन दे देते हैं, 1% पे 2%, इस तरीके से इनका इंटरेस्ट रहता है। ग्रेस पीरियड 5 साल दे देते हैं, 15 से 20 साल तक वैसे रहता है। पर जो भी ये लोन लेते हैं ये सारे वो लोन रहते हैं जो कि लंबे समय तक आप लोग को पे नहीं करने होते हैं। तो आप लोग जब नॉर्मल हो जाए सिचुएशन, उसके बाद में 15-20 साल के बाद में लोन पे कर देना। तो यहाँ पर बेसिकली 18.5 है यहाँ पर ये टाइम पीरियड इसका रखा गया मैच्योरिटी पीरियड, और 5 साल ग्रेस पीरियड भी मिल सकता है, यानी कि 23.5 के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगा ये जो लोन लिया गया है। 2020 में हमारी कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर लगभग 320 के करीब जो मिलियन है, यानी कि 32 करोड़ लोगों को लगभग यहाँ पर उनके अकाउंट में पैसा भेजा गया, और 80 करोड़ को लगभग एडिशनल फूड राशन प्रोवाइड कराया गया। तो नीड है यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए इनफॉर्मल वर्कर को, क्योंकि 450 मिलियन के करीब यानी कि 45 करोड़ के करीब जो हमारी कंट्री में वर्कर हैं, वो लगभग 90% टोटल वर्क फोर्स का आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें से 5 से 10 मिलियन जो है उसमें आप लोगों को एनुअली एडेड होते हुए नजर आते हैं। पर लेकिन अगर बात करें ऑक्सफोम के द्वारा अगर लेटेस्ट जो डेटा प्रस्तुत किया गया, उसमें बोला गया कि लगभग 120 मिलियन के करीब लोगों की जॉब चली गई, जिसमें से 75% जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में थे, जो अपनी जॉब खो चुके हैं। तो कैसे काम चलेगा ये बता दो, इनका घर कैसे चलेगा। तो जॉब लॉस जो है यहाँ पर ये लॉकडाउन के चलते काफी बड़ा मुद्दा बन गया। तो जो गरीब है वो और ज्यादा गरीब हो गया, जो अमीर है वो और ज्यादा अमीर हो गया, यानी कि अमीरी और गरीबी के बीच में एक खाई बढ़ती हुई यहाँ पर चलेगी। फाइनेंशियल जो ईयर है 2021 के लिए, तो इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन हुआ 7.7%, और इसी के साथ में अर्जेंट जो नीड है वो रिवाइव करने की वो काफी ज्यादा जरूरी है, तभी जाकर चीजें जो है वो नॉर्मल हो पाएंगी, वरना दिक्कतें जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ चुकी हैं। तो ये बातें यहाँ पर बोलने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो आप लोग की क्या राय इसके बारे में, आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया है, इसके बाद में फिर एक बार रिव्यू करके फिर आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने कोटेशन देखी, इसके बाद में फिर हम लोगों ने ये वीडियो का टाइम याद रखेगा। कल जो था देखिए गलती से थोड़ा जल्दी हो गई थी, 9 बजे आप लोग इसको फिक्स कर लीजिए, आप लोगों के लिए फिक्स टाइम है यहाँ पर ये, ठीक है। और कई सारे बच्चे फिर से एमसीक्यू की वीडियो के लिए बोल रहे हैं, तो मैंने आप लोगों को बोला है यार, अगर आप लोग उस टारगेट को किसी भी वीडियो में अगर आप लोग टारगेट को मीट कर दोगे, तो एमसीक्यू की वीडियो के लिए मैं तुरंत एक बंदा रखकर एमसीक्यू की वीडियो आप लोगों के लिए लाना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। ये टारगेट अगर आप लोग मीट कर पाते हैं तो देखिए अगर आप लोग इसको कर पाएंगे, क्योंकि इससे मुझे ये रहेगा कि हाँ आप लोग रियलिटी में उस वीडियो की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरी कोई जिद है यहाँ पर, ये रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पता चला मैंने उसको लाना स्टार्ट किया, एक दिन देखकर फिर उसको देखना बंद कर दिया, तो मेरे तो वो पर्टिकुलर रेगुलर मेरे उसमें शेड्यूल में ऐड हो गई ना, वो मुझे बनानी है, चाहे कुछ देखे चाहे कुछ नहीं देखे, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली कई बार जो वीडियो आती है उनको कभी तो कभी मतलब कभी कभी जो वीडियो है 25-30 हज़ार तक देख लेते हैं नैनो मैगजीन भी, कभी कभी जो वीडियो है वो 15-16 तक रह जाती है। तो आप लोग इस तरीके से मनमोजी में रहते हैं कई बार, ठीक है। पर लेकिन मुझे तो रेगुलर बनानी है ना, मैं एक तरीके से उसमें फिक्स हो चुका हूं, मेरे जो जिंदगी का कुछ घंटे उसमें डेली अब जाने लगेंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोगों के अंदर वो सीरियसनेस देखनी चाहिए। अगर मॉर्निंग में भी अगर आप लोगों को ये इस वीडियो पर नहीं आ पा रहे हैं, मॉर्निंग में वो वीडियो है जो बेसिकली हिंदू वाली 40,000 लोग देख रहे हैं उसको एंड तक का, 45 भी हो जा रहे हैं, तो मॉर्निंग में ओनली 5,000 अगर लाइव उस पर आ जाते हैं तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आना स्टार्ट कर दूंगा। तो इस तरीके से अगर आप लोग चीजों को कर पाते हैं तो उससे मुझे पता चलेगा कि रियलिटी में आप लोगों को जरूरत है। तो अब तक नहीं हो पाया तो इसलिए मैं लेके नहीं आ रहा हूं, क्योंकि बहुत कम बच्चे ऐसे हैं मुझे लगता है, वरना अब तक ये चीजें कब की कंप्लीट हो चुकी होती। कोई बड़ी चीज नहीं थी यार, ये इतने सारे लोग देख रहे हैं, उन पर सुबह उठकर 9 बजे मतलब समझिए सुबह ये शाम को 9 बजे वीडियो आ रही है या फिर सुबह 7 बजे वीडियो आ रही है, ऑप्शन दे रखा है मैंने आप लोगों के लिए, और कोई भी इनमें से किसी भी वीडियो को देखने के लिए तैयार नहीं है टाइम पर आकर। तो ये इससे बड़ा एक आलस और क्या बोल सकते हैं, एक थोड़ा सा आलस तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो वीडियो शाम तक जो है 30,000 लोग देख रहे हैं, 40,000 लोग देख रहे हैं, 45,000 लोग देख रहे हैं, पर लेकिन एक टाइम पर आने के लिए अगर मैं बोल रहा हूं तो उसमें आने के लिए तैयार नहीं है। तो इतना भी डेडिकेशन अगर चीजों के लिए नहीं है तो मुझे नहीं लगता है कि यार मुझे इस तरीके से मतलब अपने ऊपर एक और ऐसा कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए जो कि रियलिटी में आप लोगों की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए बेसिकली ये चीजें हैं, बाकी आप लोग समझ सकते हैं सारी चीजें जो मैंने आप लोगों को बताई भी थी। तो मैं देखिए मुझे मेहनत करने से कभी डर नहीं लगता है बेसिकली, ठीक है। मैं हमेशा मेहनत के लिए तैयार रहता हूं और मुझे जितनी मेहनत करूं मजा भी आता है, ठीक है। मतलब मैं अपनी जिंदगी को ठाली पढ़कर जीना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अभी फिलहाल मेरा शेड्यूल काफी ज्यादा पैक है, उसके लिए मुझे काफी चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था पहले वीडियो हिंदू की आप लोगों की डेली 8:30-9 बजे आती थी, उसका रीजन क्या था,
मुझे लग रहा था कि पहले मुझे अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस देना चाहिए, तो मैं नॉर्मली ये कर रहा था, पहले मॉर्निंग में अपना रनिंग वगैरह एक्सरसाइज वगैरह कर लेता था, फिर आप लोग के आके वीडियो बनाता था, ठीक है, पीपीटी पहले बना लेता था। तो उसका रीजन था क्योंकि मुझे अपनी हेल्थ जो थी काफी गड़बड़ा गई थी, उसको थोड़ा कंट्रोल करना था, इसीलिए काफी लंबे समय तक वो चीजें चलती रही, 4-5 महीने तक। फिर मुझे लगा कि अब जो है हेल्थ मेरी सही चल रही है, तो तुरंत मैंने उसको चेंज कर सुबह 7 बजे फिक्स कर दिया टाइम, तो 7 बजे फिक्स हो गई 1 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि जो मुझे करना होता है तो वो मैं चीजें कर लेता हूं, मुझे उसके लिए चीजें शेड्यूल अपना चेंज करना होता है तो मैं उस चीजों को कर लेता हूं, ठीक है। टाइम मेरा सोने उठने का वही है, अभी पहले भी वही था, उसमें कोई बड़ा चेंज नहीं आया, क्योंकि मुझे वो टाइम कहीं और यूज कर रहा था। तो अपने अंदर अगर ऐसा चेंज आप लोग ला पाते हैं तो इसका मतलब आप लोगों के लिए कोई भी चीजें बर्डन नहीं रहेंगी, कुछ भी आप लोग चीज चेंज कर सकते हैं। तो यही बेसिकली इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग भी लाइफ में अगर चीजों को इस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे तो काफी कुछ फायदा देखने को मिलेगा। पहले मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के बारे में बात की, दूसरे नंबर पर यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर बात की पर्टिकुलर इस जो ये न्यूज है इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, जो नेशनल जो रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में बात की बेसिकली, ठीक है। इसी के साथ में हम लोगों ने नेक्स्ट यहाँ पर जो व्हाइट फ्लैग जो कंपेन है उसके बारे में हम लोगों ने कई सारी बातें जानी, कहाँ पर है, क्या क्या चीजें लोकेटेड है, वो मलेशिया वगैरह वो सब चीज समझा। इंडिया के बारे में जाना, हमारी कंट्री के आर्मी चीफ पहुंचे यहाँ पर, ठीक है, इटली के अंदर, तो वो चीजें हम लोगों ने समझी। इसी के साथ में जो मूवी बनाई जा रही है एक पर्टिकुलर किताब के ऊपर, वो हम लोगों ने समझी। नेक्स्ट यहाँ पर यूएपीए के बारे में कुछ बातें हम लोगों ने समझी, और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इन न्यूज में भी आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इंटरनेशनल न्यूज में हम लोगों ने G20 को रिलेटेड डिटेल में समझा, कहाँ कहाँ पर मीटिंग होने वाली है, क्या क्या चीजें है, क्या फोकस किया जा रहा है, तो सारी चीजें काफी डिटेल में समझी। डिजिटल इंडिया में हम लोगों ने डिटेल में समझा, यहाँ पर बेसिकली डिजिटल इंडिया स्टार्ट किया गया, तो दीक्षा क्या है, इसी के साथ में यहाँ पर ई-नेम क्या है, संजीवनी क्या है, डिजी बुनाई क्या है, ये सारी चीजें समझी जिनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अगर मैच करने के लिए भी आ जाए स्कीम को तो कंफ्यूज नहीं होना है। स्टेट के बारे में बेंगलुरु के अंदर रेलवे जो स्टेशन के अंदर एक एक्वेरियम देखने को मिला, तो उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बात की, तो इससे भी आप लोगों से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा क्योंकि पहली बार देश के अंदर यह आविष्कार किया जा रहा है। इकोनॉमी के बारे में बात करें तो इनफॉर्मल जो वर्किंग क्लास है उसके बारे में हम लोगों ने समझा, उसके लिए यहाँ पर हेल्प प्रोवाइड कराई जा रही है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, तो उसके बारे में हम लोगों ने चीजें देखी, तो ये क्या चीजें हैं, क्या क्या है, किस तरीके से हमारी कंट्री में क्या कंडीशन है, अगर कुछ लिखने के लिए आता है कोविड-19 के इंपैक्ट के ऊपर तो वहां पर भी आप लोग इस डेटा को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, इसके बारे में याद रखिएगा। अब क्वेश्चन है आप लोगों के सामने यहाँ पर, बेसिकली इसकी जो विजन है वो आप लोग को बताना है, जो अभी कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री आई है, एनआरए की फुल फॉर्म क्या है आप लोग को ये बताना है, किसके द्वारा यहाँ पर अभी ये व्हाइट फ्लैग किस कंट्री में अभी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिले, ये आप लोगों को बताना है। हमारी कंट्री के द्वारा कहाँ पर ये इनॉग्रेट किया गया इंडियन आर्मी मेमोरियल, ये बताना है। कौन सी पर्सनैलिटी के द्वारा गांधी एंड अनारकी जो किताब है ये लिखी गई है। G20 की मीटिंग अभी कहाँ देखने को मिली, फॉरेन मिनिस्टर की, और ये बताइए कि 2022 में, 2023 में, 2024 में कहाँ होने वाली है, और 2020 में किसके द्वारा कंडक्ट कराई गई, ठीक है। दीक्षा की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है, बेसिकली दीक्षा नहीं सॉरी दिशा, ठीक है, या दीक्षा ही बोलेंगे, DIKSHA, तो दीक्षा ही बोलेंगे ना, दिशा थोड़े ना बोलेंगे तो इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। कई बार आप लोगों को अगर फुल फॉर्म पता रहती है तो आधी जो चीजें आप लोगों की सोल्व हो जाती है, ठीक है। और कई बार मैं इस तरीके से अगर कोई इस तरीके कोई मिस्टेक करता हूं तो उससे आप लोगों को फायदा रहता है, एग्जाम में आप लोग उसको नहीं भूलोगे, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ा सा आप लोगों को रिकॉल करने में हेल्प मिल जाती है, ठीक है। तो उन्हें कहते हैं कुछ दाग अच्छे होते हैं, तो इस तरीके से कई बार जानबूझ के भी करता हूं, कई बार हो भी जाती है गलतियां, तो दोनों ही तरीके से आप लोगों को फायदा है, इससे आप लोगों को एग्जाम में कम से कम वो चीजें याद आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो चीज कहीं ना कहीं रिपीटेडली आप लोगों के माइंड में रिकॉल की जाएगी, ठीक है। तो टीचर्स के लिए यहाँ पर ये किसके द्वारा लोन दिया गया अभी हमारी कंट्री के लिए, तो ये आप लोगों ने देखा, इसका नाम आप लोगों को बताना है, ठीक है। कुछ रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पर, बेसिकली ओथ के बारे में बात की गई थी, गवर्नर को कौन दिलाता है राज्य के अंदर। 7th शेड्यूल जो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब किया गया इसके बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट बात की जा रही है प्रेसिडेंट, जिसका नाम है यहाँ पर जोवेनिल मोसाई, रिसेंटली अभी इनकी डेथ हुई, तो ये किस कंट्री के प्रेसिडेंट थे। 1971 में कौन सा अमेंडमेंट किया गया जिसमें प्रीवी पर्स को हटाया गया इंदिरा गांधी जी के टाइम पर। आगे बात करें द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी, ये किसके द्वारा यहाँ पर लिखी गई है। एशियन हाईवे के बारे में बात की थी, किस किस को कनेक्ट करता है। रिसेंटली अभी यहाँ पर गवर्नमेंट के बारे में बात की हम लोगों ने, आप लोगों को बताना है किसके द्वारा अभी रिसेंटली जो ये चेंज कर दिया गया कि कोई भी जो 14 साल से ऊपर है अपना जेंडर चेंज करा सकता है, तो उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क को और एक नाम से पुकारा जाता है, तो ये बताना है आप लोग कौन सा नाम है, ठीक है। ओथ जो है यहाँ पर गवर्नर अगर राज्य का होता है तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट यहाँ पर इसको ओथ दिलाते हैं। और देखिए रिवीजन किए बिना मत जाया कीजिए यार, रिवीजन अगर आप लोग किए बिना नहीं किए बिना चले जाते हो तो एग्जाम में आप लोगों को काफी नुकसान झेलना पड़ेगा इसका, ठीक है। रिवीजन जरूर करो, क्योंकि इंसान को लगता है पढ़ तो यही था कल, अगर क्वेश्चन पूछने लगूं तो क्वेश्चन आप लोग देखा करो, जब क्वेश्चन पूछता हूँ कितने याद हैं आप लोगों को इनमें से, तो उससे पता चल जाता है कि आप लोग कितना चीजें याद हैं।
अगर एक बार 24 घंटे के अंदर एक बार रिवीजन कर लोगे तो चीजें अच्छी रहेंगी, ठीक है। 1956 में अमेंडमेंट किया गया कि गवर्नर को अपॉइंट किया जा सकता है एक से लेकर ज्यादा राज्यों के लिए भी। हैती के प्रेसिडेंट जो है जिनकी अभी डेथ हुई 26 जो यहाँ पर 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1976 में, तो ये चीजें देखने को मिली। रामायण यहाँ पर बात की जा रही है, द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी, तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये बेसिकली जो लिखी गई थी ये यहाँ पर बलजीत कौर तुलसी जी, ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा, बेसिकली बलजीत कौर तुलसी जी के द्वारा लिखी गई थी। एशियन हाईवे जो है यहाँ पर ये टोक्यो जापान और लिस्बन पोर्चुगल को कनेक्ट करता है। स्पेन गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर ये स्टेप उठाया गया है कि ताकि आराम से इंसान जो है अपना जेंडर चेंज कर सके। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क को यहाँ पर ये अन्नामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। पसंद नहीं आया तो लेक्चर को डिसलाइक कीजिएगा, पर लेकिन डिसलाइक करके बताइएगा जरूर प्लीज कि क्यों डिसलाइक किया, ताकि इंप्रूव किया सके। और 10 में से कितना आप लोग इसको फीडबैक देंगे, और अगर नंबर काटते हो तो फिर बताया करो कि नंबर क्यों काटा है, ताकि इंप्रूव किया जा सके। और जो भी आप लोगों ने सीखा है किसी को जरूर पढ़ाइए, अपनी नॉलेज दूसरों के साथ में जरूर शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को टाइम मिलता है तो आप लोगों को मजा आएगा, दिल को सेटिस्फेक्शन मिलेगा चीजों को लोगों को पढ़ाने में, और आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। पीडीएफ आप लोग यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना। बाकी मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हैं आप लोग यहाँ पर, और यहाँ पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें यार। तब तक के लिए जय हिंद।